दोस्तों, कई बार बड़े विश्वास से वोट करने के बाद आपके चुने हुए उम्मीदवार आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते और आप ठगासा महसूस करते हैं। तो अगर ऐसा कोई कानून हो कि आप वोट करने के बाद अपना वोट वापस भी ले सकते हैं, आज का हमारा एपिसोड वोट वापसी कानून को लेकर है। दोस्तों, सिटी वाला लाइव में आपका स्वागत है। आपसे विनती है, ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिए और कमेंट्स में एक जिम्मेदार वोटर बनकर अपने विचार जरूर रखें। अमित जी नमस्कार, सिटी वाला लाइव में सर आपका स्वागत है। अमित जी, वोट वापसी कानून की आप मांग कर रहे हैं पिछले कई सालों से। सर, थोड़े में बताइए कि आखिर ये वोट वापसी कानून क्या है, आप इसे क्यों लाना चाहते हैं और क्यों यह कानून जो है एक आम मतदाता के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। देखिए, कैसा होता है कि डेमोक्रेसी में ये होता है कि हम किसी को चुनाव के बाद चुन लेते हैं और चुनने के बाद में 5 साल तक उसको भोगने के लिए मजबूर होते हैं। तो कई देशों में ये कानून है कि हम जिनको चुनते हैं उनको कभी भी वापस बुला सकते हैं। तो उसकी डिटेलिंग में हम जाते हैं। तो हम भारत में क्या लेके आना चाहते हैं कि हम जिसको चुनते हैं, अगर उसका काम नहीं पसंद आता है तो उनको 5 साल के बीच में कभी भी सीधा बदली कर सकें। तो उसका जो रेंज है वो नगर सेवक से शुरू होगा। नगर सेवक, एमएलए, एमपी, राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री तक। इसमें अधिकारी भी आएंगे। अधिकारियों में तलाटी, तहसीलदार, राशन कार्ड ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर या एसपी कहिए, शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, जज, जिले के अधिकारी हो गए। केंद्र के 12 अधिकारी इसमें रहेंगे। उसमें सबसे पहले होगा सीबीआई डायरेक्टर, रिजर्व बैंक का गवर्नर, सेंसर बोर्ड का चेयरमैन, एसबीआई का चेयरमैन, इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और मीडिया का भ्रष्टाचार नियंत्रण में लाने के लिए राज्य और केंद्र का दूरदर्शन के चेयरमैन को की कुर्सी नागरिक जो है खुले जनमत में कभी भी बदली कर सकेंगे। अमित जी, एक आम नागरिक के हैसियत से अगर मैं आपको पूछूं तो मान लीजिए एक वोटर से गलती हो गई किसी प्रत्याशी को चुनने में, तो ये वोट वापसी कानून जो है वो उस चुने हुए प्रतिनिधि को क्या बदल कर सकता है, कैसे कर सकते हैं सर? ये एक आम वोटर का एक सवाल है आपसे। मैं इसको आपको नगर सेवक के एग्जाम्पल से देने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए किसी वार्ड में जहां पे 10,000 वोटर हैं, वहां पे इलेक्शन होता है, 6,000 लोगों ने वोट दिया। 6,000 लोगों के वोट देने के बाद 2,000 वोट से कोई नगर सेवक चुन के आया। उसके बाद में किसी को 1,800, किसी को 900, किसी को 700 ऐसे वोट मिला और इलेक्शन ख़त्म हो गया। अब इलेक्शन ख़त्म होने के बाद में, इलेक्शन के ख़त्म होने के 7 दिन बाद से आने वाले 5 साल तक एक जनमत चलेगा कि इस नगर सेवक को आप कुर्सी पर चाहते हैं या नहीं चाहते, या हाँ या ना में आप सरकारी ऑफिस में इस चीज़ को जाकर ओपनली दर्ज करा सकते हैं कि मुझे ये नगर सेवक चाहिए या नहीं चाहिए। तो अब ये 2 तरीके हैं इसके। एक तरीका ये है कि ये इस प्रकार की वोट वापसी पासबुक हर नागरिक को मिलेगी। इससे वो जाकर सरकारी ऑफिस में दर्ज करा सकता है कि मुझे ये नगर सेवक चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरा तरीका ये होगा कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल से आप घर बैठे बैठे SMS कर सकते हैं और ये SMS से या ये वोट वापसी पासबुक से अगर 2,000 से ज़्यादा लोगों ने 5 साल के बीच में दर्ज करा दिया कि मुझे ये नगर सेवक नहीं चाहिए, इसकी जगह दूसरा कोई और चाहिए, तो उस नगर सेवक की कुर्सी जो है वो रद्द हो जाएगी। बिना किसी परमिशन, बिना कोई मुख्यमंत्री, बिना कोई स्पीकर, बिना कोई कलेक्टर, किसी के परमिशन के वहाँ पर नगर सेवकी रद्द होगी और वापस से इलेक्शन में जाना पड़ेगा। अमित जी, पिछले 75 साल से 77 साल से हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक लोगों की कार्यप्रणाली है वो पहले भी वैसी थी, अब भी वैसी है। तो क्या ऐसी सूरत में यह कानून, जिसमें मतदाता जो सिर्फ कागजों पे है कि उसके हाथ में सुपर पावर है, तो क्या वोट वापसी पॉलिटिकल अरेनाज में इतना आसान है लाना? और अगर आ गया तो उसे एक्टिवेट कौन कर सकता है? उसे नागरिक करेंगे एक्टिवेट। एक बार वो लागू हो गया तो ना उसको पब्लिक, ये ओपन जनमत है, ये कानून लागू हो जाने के बाद में ये चालू ही रहेगा। तो ये लगातार चालू रहेगा। तो उसमें पब्लिक को करना क्या है? खाली बैठ के SMS करना है। नहीं काम पसंद आया तो आपने SMS कर दिया, सामने वाले पे प्रेशर आना शुरू होगा, वो अपना काम इम्प्रूव करेगा, ईमानदारी से करेगा, एफिशिएंटली करेगा और इसको क्या बोलते हैं, उसका फिर अच्छा रिजल्ट्स आना शुरू होगा। देखिए, लोकतंत्र में जब तक आपके पास में अपने चुने हुए प्रत्याशियों को 5 साल के बीच में बदलने का अधिकार नहीं है, तब तक वो ढंग से काम करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। एक छोटी सी कंपनी में एक काम करने वाला एक साधारण व्यक्ति भी जो होता है
उसको भी अगर आपने ये कह दिया कि भाई तुम्हारी 15-20 हज़ार रुपये जो पगार है वो तुमको लगातार हर 10 तारीख को मिलती रहेगी और मैं तुमको 5 तारीख तक 5 साल के लिए काम से नहीं निकालूंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो अगले दिन भी ढंग से काम करे। तो फिर आपका नगर सेवक कैसे करेगा, या आपका एमएलए एमपी या मुख्यमंत्री कैसे करेगा? तो यहाँ पर ये पावर आपके पास होनी चाहिए कि आप उनको कभी भी बदली कर सके। ये होने के बाद में उनके अंदर डर आएगा, उनके अंदर जिम्मेदारी आएगी, और ये डर और जिम्मेदारी की वजह से वो काम करेंगे। कि उल्लासनगर में ये कानून अगर एप्लीकेबल हो जाए तो उल्लासनगर का सुधार किस तरीके से हो सकता है, और क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उल्लासनगर को ऐसी कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? एक एग्जाम्पल बताइए सर। देखिए, उल्लासनगर ही नहीं, पूरे देश को इस तरह की कानून की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिक समस्याएं जो है देश की, वो सड़क हो गए, फिर पानी हो गया, लाइट हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये तो हर जगह की समस्या है। मतलब देश के किस राज्य में आपको ये नहीं मिल रहा कि पॉट होल्स की समस्या है? तो ये सारी समस्या इसलिए है, अब देख रहे हैं आप, इलेक्शन आया है तो आपको कई पॉट होल्स भरने की प्रक्रिया दिख रही होंगी, वो पब्लिक को सामने दिख रही है। तो रीज़न क्या है कि उनको चुनाव में वोट चाहिए। तो अब ये वोट जो है, वो आपका जो कीमती वोट है, वो उनको 5 साल में एक बार चाहिए होता है, इसलिए वो उस टाइम पर काम करते हैं। यहाँ पर ये पावर आपके पास में लगातार 5 साल रहेगी कि उनको आपकी ज़रूरत लगातार 5 साल पड़ती रहेगी। ऑनलाइन दिखता रहेगा कि नगर सेवक, एमएलए, एमपी, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री का कितना समर्थन चल रहा है, और वो समर्थन अगर एक लेवल से नीचे गिर गया तो गिरने का मतलब ये होगा कि आपको वापस चुनाव में जाना पड़ेगा, या सीधा आपका मुख्यमंत्री पद रद्द हो जाएगा, उसकी जगह दूसरा आदमी आके मुख्यमंत्री बनेगा। वो उसकी भी प्रक्रिया है मुख्यमंत्री बदली करने की, उस पर भी आ जाएंगे। अमित जी, इसी बात से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही पैना सवाल है कि एक आम नागरिक, वेलकम, पैना सवाल है। एक आम नागरिक जब वोट करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका दायरा जो है वो एक नगर सेवक तक या फिर एक खासदार तक सीमित रहता है। आपने अभी एक प्रश्न में, एक जवाब में ये कह दिया कि आप मुख्यमंत्री और बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों तक को बदली कर सकते हो। तो सर ये कैसे पॉसिबल है, ज़रा इस पे बताइए आप कुछ। मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री पे आते हैं। एक राज्य का कोई मुख्यमंत्री है, उसको समझ लीजिए 120 एमएलए सपोर्ट कर रहे हैं, और 120 एमएलए का टोटल वोट कर लीजिए कि टोटल इनकी वोट कितने हुए, तो टोटल वोट मान लीजिए 3.5 करोड़ हो गए। तो एक मुख्यमंत्री 3.5 करोड़ लोगों के, उस राज्य के 3.5 करोड़ वोटरों के समर्थन पर उस कुर्सी पे बैठा हुआ है। अब 5 साल के बीच में ओपनली पब्लिक ने वोट वापसी पासबुक से या अपने मोबाइल द्वारा एसएमएस करके अगर ओपन वेबसाइट पर ये दर्ज करवा दिया कि मुझे ये आदमी एज एन मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, इसकी जगह उस आदमी को मुख्यमंत्री बनाओ, तो सारे एमएलए, यानी वो 120 एमएलए जिनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये समर्थन गए हुए हैं किसी और व्यक्ति को एज एन मुख्यमंत्री, वो उस मुख्यमंत्री से कहेंगे कि भाई आप रिज़ाइन कर दो तो अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो हमें आपकी कुर्सी बदलनी पड़ेगी। और अगर एमएलए ने ये कहा कि भाई हम नहीं बदली करेंगे, ये हमारा नेता है, तो हम एमएलए बदली करना शुरू कर देंगे। और ये चीज़ एमएलए को अपने आप अच्छे से पता होगी कि पब्लिक ने ये कह दिया कि इस मुख्यमंत्री को हटाओ, अगर हमने इनको नहीं हटाकर उस आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया बिना इलेक्शन के, माइंड इट, विदाउट इलेक्शन, हम मुख्यमंत्री या राज्य के किसी भी मंत्री को बदली कर सकेंगे। अगर एमएलए ने आनाकानी की तो हम एमएलए की कुर्सियां बदलना शुरू करेंगे। ये बात अच्छे से एमएलए को पता होगी, वो खुद ही बदली कर देगा। इसके अलावा अधिकारी की आप जहाँ पे बात कर रहे हैं, अधिकारी को हम बदली नहीं करेंगे, हम अधिकारी को बदलने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करेंगे ओपनली। तो हर राज्य का मुख्यमंत्री है, रेलेवेंट मंत्री है, वो सोचेगा भाई मेरे खाते का, जैसे मान लीजिए पुलिस कमिश्नर की बात हो रही है, तो थाने के पुलिस कमिश्नर को बदली करने के लिए थाने के 51% लोगों ने समर्थन किसी और के प्रति व्यक्त कर दिया। अब ये 51% लोगों को समर्थन गया, तो उसके बाद में जो भी रेलेवेंट मिनिस्टर है वो ये सोचेगा भाई मुझे अपनी कुर्सी बचानी है, मुख्यमंत्री सोचेगा मुझे अपनी कुर्सी बचानी है, राज्य भर में मुझे ये दिखाना है मैं डेमोक्रेटिक हूँ, तो वो खुद उसको बदली करे, और बदली करके जिसको पब्लिक ने कहा है उसे जिले का पुलिस कमिश्नर बनाए, या किसी डॉक्टर को उन्होंने कहा है तो जिले का उसको चीफ मेडिकल ऑफिसर बनाए, या किसी टीचर को कहा है तो उसे जिले का शिक्षा अधिकारी बनाए, या अगर किसी वकील को कहा है तो उसे जिले का जज बनाए, या फूड एडल्ट्रेशन ऑफिसर आ गया, तलाटी आ गया, तहसीलदार आ गया, राशन कार्ड ऑफिसर आ गया, और केंद्र के जो मैंने 12 अधिकारी पहले बताए वो, इनको देश के 51% लगभग बदली कर सकेंगे। तो ये ओपन जनमत, ये सारी चीज़ें वोट वापसी पासबुक के माध्यम से संभव होगी।
अमित जी, आते हैं शहरवासियों के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पे। अव्वल तौर पे यह देखा जाता है कि किसी नगर सेवक का चुनाव करके हमने उसको प्रतिनिधि बना दिया, पर अब वो हमारा काम नहीं कर रहा, और सड़क बनाने के मामले में या कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के मामले में जब जनता उनके पास जाती है तो वो टालम टोल करते हैं, या फंड की बात करते हैं, या अधिकारियों की बात करते हैं, या फिर वरिष्ठ नहीं मान रहे इसकी बात करते हैं। तो सर, इस सूरत में यह कानून एक आम नागरिक को अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए किस तरीके से काम आएगा, और क्या इस कानून के बाद चुना हुआ जनप्रतिनिधि ये बहाने बना सकता है क्या? वो अगर बहाने बनाएगा तो पब्लिक कुछ नहीं करेगी, खाली एसएमएस करना शुरू करेगी। देखिए, इस तरह के बहाने आते हैं कि मुझे फ़ंड का पैसा नहीं आया, ये इस तरह का बहाना आता है कि कॉन्ट्रैक्टर बराबर अपना काम नहीं कर रहे, वो इस तरह के बहाने आते हैं कि मुझे ऊपर से परमिशन नहीं है, मंत्रालय से ये कागज़ आना बाकी है, या चुनाव का इंतज़ार किया जाता है। हाँ, या तो चुनाव का इंतज़ार, तो वो तो कॉमन है। वो तो कॉमन है कि भाई चुनाव के समय काम करूंगा तो उस समय गुडविल बनी रहेगी, और उस समय वोट खींच लूँगा तो 5 साल का सौदा हो गया, बात खत्म हो गई। वो तो कॉमन है। तो ये जो बहाने हैं, ये टालना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक इलेक्शन का माहौल कभी भी खड़ा कर पाएगी डायरेक्ट। आज के डेट में हम जो देख रहे हैं, इलेक्शन के समय जो हमको थोड़े बहुत काम के अंदर तेज़ियाँ दिखती है, वो इसलिए दिखती है कि उनको वोट की ज़रूरत है। यहाँ तो 5 साल 365 दिन महीने भर इलेक्शन का ही माहौल रहेगा, तो वो हमेशा एफिशिएंट रहेंगे। एफिशिएंट, ईमानदार, जिम्मेदार लोग ही पॉलिटिक्स में टिक पाएंगे, वरना वो पॉलिटिक्स से बाहर होकर जो कर रहे हैं वो करेंगे। तो अमित जी, क्या आपको इससे ये नहीं लगता कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस की और लोकल जो सरकारें हैं या स्टेट की सरकारें हैं, उनमें स्टेबिलिटी की भावना ज़्यादा हो जाए, इंस्टेबिलिटी की भावना ज़्यादा हो जाएगी? कोई इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। अगर देखिए, अगर कोई ये कहता है, कोई एमएलए कहता है, कोई एमपी कहता है, कोई नगर सेवक कहता है फंड का पैसा नहीं आया, तो वो चीज़ अगर सही है तो वो पारदर्शी तरीके से सबके सामने रखेगा, पब्लिक के सामने रख के उसको इस बात के प्रूफ देने पड़ेंगे, तो पब्लिक उस चीज़ को मानेगी। अमित जी, मान लीजिए उल्लासनगर की एक क्षेत्र की जनता से अपना कॉरपोरेटर चुनने में उनसे गलती हो गई, और अब उनके हाथ में वोट वापसी कानून का हथियार है, तो वो जनमत करके पहले तो उसे, जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसे हटाएंगे और नए प्रत्याशी को लाने की कोशिश करेंगे। पर सर, हमेशा ये देखा गया है कि चुनाव के दौरान वोटरों को खरीदकर वोट करवाया जाता है, तो सर इस बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए। देखिए, पहली बात, लोग ये कहते हैं कि भाई जो दूसरा आएगा वो भी करप्ट होगा। तो जो दूसरा आएगा वो दिखेगा कि भाई ये इलेक्शन हुआ था 6 महीने पहले, और उसने वहाँ पर खर्चा किया था, और चुनाव में जो खर्चा किया उसके बाद में पब्लिक ने उसको 5 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में हटा दिया, तो उसके अंदर डर रहेगा कि मेरे साथ भी ये हो सकता है। अब रह गया चुनाव में पैसा खर्चा करने की बात, तो चुनाव में पैसा खर्चा करना उल्टा कम हो जाएगा ये वोट वापसी कानून आने के बाद। लोग कहते हैं कि भाई पैसा देकर चुनाव जीतते हैं, तो यहाँ पर आपको चुनाव के बाद में अपना समर्थन बना के रखना पड़ेगा। तो आप नगर सेवक हैं, एमएलए एमपी हैं, राज्य के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्र के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, नगर सेवक इसको बोलते हैं, कमिश्नर है या अधिकारी है, कोई भी है, आपको आपका समर्थन लगातार 5 साल अगर बना के रखना है तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। मैं एक सिंपल आंकड़ा देता हूँ, 6000 लोगों को मुझे लगातार अपने सपोर्ट में रखना है, तो 6000 लोगों को सपोर्ट में रखने का मैं महीने में उनको 1000 रुपया दे रहा हूँ, और मुझे ये 5 साल तक अगर लगातार देना पड़े तो मुझे 36 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा। तो 6000 लोगों के लिए अगर मुझे 36 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा, तो कौन, आप नगर सेवक भी नहीं पाल पाएंगे। आप एमएलए एमपी का इलेक्शन हो गया तो 6000 से ऊपर ज़्यादा लोगों को अपना समर्थन कम से कम पाल के रखना पड़ेगा। तो पैसा देकर समर्थन पाल के रखना ये इम्पॉसिबल बात हो जाएगी। ये पैसा देकर मैं अपनी कुर्सी इधर से उधर हो जाएगी, उधर से इधर हो जाएगी, ये उल्टा बंद हो जाएगा। अमित जी, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स का काम करने के लिए उसे मनपा में भेजती है या बड़े हाउसेस में भेजती है कि वो सरकार से फंड लाए और हमारे क्षेत्र का विकास करे। पर जब वो विकास नहीं हो पाता तो वही जनता का चुना हुआ जो प्रतिनिधि है वो अपना पल्ला झाड़ देता है। तो अब इस कानून के तहत
क्या वो प्रतिनिधि वैसे वाले जवाब या वैसी टालम टोल कर पाएगा? नगर सेवक से लेके मुख्यमंत्री तक वो फ़ोन नहीं उठाना, पब्लिक के सवालों का जवाब नहीं देना, पब्लिक को एड्रेस नहीं करना, उनको नानुकुर करना, उनका अपमान करना, व्यंग करना, उनको ये कहना, एक बहुत बड़ा मुहावरा मैं सुनता हूँ, ऐसा चलता है कि तुमने मुझसे पैसा लिया है तो काम करवाने के लिए मेरे पास मत आओ। एक्चुअल में ये एक बहुत ही बड़ा फरेब ये करते हैं। ये एक्चुअल में पैसा जो देते भी हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं देते, ये पैसा देते भी हैं तो इनके लोगों के बीच में बढ़ जाता है। पब्लिक के बीच में मेरी जो समझ है वो साड़ी जाता है, कपड़ा जाता है, थोड़ा बहुत चीज़ें चली गई, मटन की पार्टी हो गई, पैसा बहुत ही कम चलता है, छोटे इलेक्शंस में चलता है, वहाँ तक कुछ लोगों तक पहुँचता है। लेकिन एक सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, लेकिन मुझे एक बात बताइए, कोई एक हिंदूवादी पार्टी है, जिसे तथाकथित लोग कहते हैं कि ये हिंदूवादी पार्टी है, और एक मुस्लिम वोटर है, कट्टर मुस्लिम वोटर, ठीक है, वो ये कहता है कि भाई मुझे उसको आप कितना पैसा ऑफर करेंगे कि वो हिंदूवादी पार्टी को दे दे? या तो फिर एक ऐसा वोटर है जो देश में साम्यवाद चाहता है और साम्यवादी पार्टियां चाहता है, वो अति सेकुलर व्यक्ति है, पब्लिक वोट देती है, मीडिया ने जो उनको मानसिकता दिखाई है, मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी मानसिकता तैयार करती है, उसके हिसाब से वो वोट देते हैं। और इसमें होती है नेगेटिव वोटिंग। पैसा देकर इसको क्या बोलते हैं, उस टाइम पर वोट लेना, ये एक कहानियाँ इन लोगों ने बना के रखी है जानबूझकर, जिससे ये अपना करप्शन छुपाना चाहते हैं, अपनी इनएफिशिएंसी छुपाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं आपका काम इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे आपने हमसे पैसा, ये 5 साल तक ये लोगों को ताना सुनाते रहते हैं वो कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा कि तूने इलेक्शन के टाइम पैसे, वो उनके ही कार्यकर्ता खा जाते हैं। साड़ी कपड़ा जो थोड़ा बहुत बटता है उसका कोई मतलब नहीं है, और अगर उनको इतना पैसा देना और ये सारी चीज़ों की वो करते हैं तो वो इलेक्शन के बाद क्यों नहीं देते? इलेक्शन के बाद तो वो किसी को कुछ नहीं देते, तो आप फ़ोन उठा ले तो बड़ी बात है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो फालतू हैं, और ये सारी चीज़ें साइड हो जाएंगी। सीधे सीधे वोटर उससे कहेगा भाई तुम मेरा काम करते हो तो ठीक है, नहीं काम करते हो तो मैं तुमको बदली कर दूंगा, बात खत्म हो गई, मैं अपना समर्थन खींचता हूँ। तो ये बहुत बड़ा डर क्रिएट करेगा। यानी कि जनता ने एक बार वोट दिया तो उनके पास वोट वापस लेने का हक भी बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा, यही तो हम देश में लाना चाहते हैं, और ये कई देशों में लागू है। ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में ये लागू है, इसीलिए वहाँ पर भ्रष्टाचार कम है। तो भारत में ये कानून जब आएगा तो आपको अपने आप फ़र्क समझ में आएगा। अमित जी, एक आम भारतीय नागरिक के लिए ये बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी। तो संविधान में इस बात का क्या प्रोविजन है? संविधान किस तरीके से एक आम भारतीय नागरिक को वोट वापसी का हक दे सकता है? इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, जो ये वोट वापसी की प्रक्रिया है वो बेसिकली एक जनमत रेफरेंडम प्रोसीजर है, जिसमें नागरिकों से ये पूछा जाएगा कि आप इस अधिकारी को, इस नेता को, इस जज को कुर्सी पे चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो इस तरह की जनमत जो है वो कराना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार है। इसमें किसी भी संविधान के साथ में किसी भी आर्टिकल के साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। संविधान जैसा है वैसे ही रहेगा, और भारत में ऐसे जनमत हो चुके हैं। तो भारत में जो जनमत हुई है उसी के संविधान के दायरे में ही हमने ये सारे कानून बनाए हैं। ये सारे पूरी तरह संवैधानिक कानून है। संविधान के किसी भी आर्टिकल को का विरोध में ये कोई भी कानून नहीं जाते हैं। अमित जी, राइट टू रिकॉल पार्टी की ये जो बहुत बड़ी सोच है, जिससे भारत के हर एक नागरिक को एक बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी, तो सर सिटी उल्लास लाइव की तरफ से आपकी इस कोशिश को बल मिले, यही हमारी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। मैं उल्लासनगर के वोटरों से कहूँगा कि अपना समर्थन इन कानूनों को देकर हमें सशक्त बनाएं, ताकि हम इस मुहिम को ज़्यादा आगे लेके जा सकें। ठाणे ज़िले में हमारे लगभग 9 से 10 कैंडिडेट अभी तक खड़े हो चुके हैं, और पूरे महाराष्ट्र में 36 से 37 कैंडिडेट लगभग खड़े हो चुके हैं। अब इसकी संख्या आगे कितनी बढ़ती है देखते हैं समय के साथ में। धन्यवाद।